जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल डिटेल में के अंदर। आज हम मनुस्मृति का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस की सीरीज हमारी चल रही है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने टॉपिक चालू कर दिया था मनुस्मृति, मनु का। ठीक है, जो आपकी बुक है उसके अंदर मनु भी लिखा हुआ आ जाता है और मनुस्मृति भी लिखा हुआ आ जाता है। तो बात एक ही है दोनों की। ठीक है, मनु की जो भी आइडियोलॉजी होगी तो वो अपनी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करेंगे अपनी बुक मनुस्मृति के अंदर, और वहीं से अपन पढ़ रहे हैं। तो अपन मनु की आइडियोलॉजी को भी पढ़ रहे हैं और मनुस्मृति को भी पढ़ रहे हैं, तो बात एक ही है। ठीक है, और इसका पार्ट नंबर 2 नहीं है, ये तीसरा पार्ट हो गया था, जिसमें मैंने आपको टैक्सेशन के बारे में बताया, वर्नास के बारे में बताया और जो 4 आश्रम है उनके बारे में बताया। आज ये है पार्ट नंबर 4 मनुस्मृति का। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 4 टैक्सेशन का हो गया था हमारा, 4 वर्नास भी हो गए थे, 4 आश्रम भी हो गए थे। आज हम देखेंगे इंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, और ये जो चार्ट इसमें बना रखा है, ये चार्ट आप लोग एग्जाम में बना के आइए। आपके 1 से 1.5 नंबर मेरी तरफ से देखा जाइए। बहुत ही अच्छा शानदार चार्ट है ये। देखिए, इसमें 2 चीज़ें बता रखी है, एक है वॉर, एक है आपका पीस। ठीक है, वॉर में जो है थियोरेटिकल एक्सपेक्ट काम करेगा, जैसे कि आपका थ्योरी ऑफ राजमंडल हो गया। ठीक है, 6 फोल्ड पॉलिसी हो गई, और नीचे वाला जो ऑप्शन है वो ये है, फोर मीन्स ऑफ पॉलिसी, जिसके अंदर साम दाम दंड भेद आ जाते हैं। आगे अपन डिस्कस करेंगे एक एक को। ठीक है, और जब पीस है, पीस मतलब जब आपके राज्य में शांति है, तब प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट आएगा, एम्बेसडर जो दूत सिस्टम होता है वो, और एस्पियोनेज कौन होते हैं, जो कि आपके डिटेक्टिव्स होते हैं ना, जासूस, वो वाले। तो हर एक पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे। ये 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी में, पांचों के पांचों अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन जो राजमंडल वाला है, सर्कल ऑफ स्टेट्स, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो अपन ये चार्ट आप लोग याद रखिए। इस चार्ट के अनुसार ये चार्ट आपको बनाना है। सबसे पहले जब भी फॉरेन रिलेशन की बात आ जाए, इंटर स्टेट रिलेशन की बात आए, तो आपको ये चार्ट बनाना है अपने एग्जाम में। उसके बाद ही अब जो मैं बताऊंगा एक एक उसको एक्सप्लेन करना शुरू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये है आपका 6 फोल्ड पॉलिसी। थ्योरी ऑफ राजमंडल में आपको बाद में पढ़ाऊंगा एक अलग से, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, 6 फोल्ड पॉलिसी देखिए। 6 फोल्ड पॉलिसी के अंदर पहली पॉलिसी आपकी संधि। अब देखिए, कुछ लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि ये क्या हमको लाइन से याद करने हैं, या एक राजा को ये लाइन से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, पहले संधि फिर विग्रह फिर यणा फिर आसन। तो ऐसा नहीं है, एक राजा के जैसे सिचुएशन हो वो सिचुएशन के अनुसार कर सकता है। वो चाहे तो पहले संधि भी कर सकता है, और चाहे तो पहले द्वितीय भाव भी, जो लास्ट वाला है, उसको भी वो जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, 6 फोल्ड पॉलिसी में सबसे पहला है संधि। संधि यानी कि सिंपल जो ट्रीटी होती है दो राज्यों के बीच में, एक पीस ट्रीटी को साइन करना। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है विग्रह। विग्रह यानी कि डिक्लेयर करना वॉर के लिए, तो अननेसेसरी आपको वॉर नहीं करना। ठीक है, कौटिल्य और मनु का यहाँ पर यही डिफरेंस आता है। कौटिल्य यहाँ पर ये मानते हैं, कौटिल्य यानी कि कौन, चाणक्य। हालांकि कुछ सोर्स ऐसा भी कहते हैं कि अभी कुछ लोगों का ये भी मानना है कि चाणक्य और कौटिल्य हो भी सकता है एक हो, और हो भी सकता है कि अलग अलग हो। ठीक है, और क्या विष्णुगुप्ता कौटिल्य का ही नाम है या वो अलग है? ठीक है, तो यहाँ पर हम एक अभी हम कंक्लूजन पे नहीं जाएंगे कि दोनों एक ही है या अलग अलग है। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कौटिल्य। ठीक है, तो कौटिल्य में भी एक जो 6 फोल्ड पॉलिसी आएगी, या जो सप्तांग थ्योरी आएगी, 6 फोल्ड पॉलिसी उधर भी आएगी कौटिल्य में। तो उनका यह मानना है कि एक राज्य जो होता है ना, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह होता है। भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इंसान है, बच्चा है, बच्चे से जवान हुआ, फिर बुजुर्ग हुआ, फिर मर गया। तो जब वो बॉडी को एक्सपेंड करना बंद कर देता है, कब, ओल्ड एज में, तब उसकी डेथ हो जाती है। तो उसी प्रकार से एक राज्य भी जब एक्सपेंड करना बंद कर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, वो राज्य टूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन मनु का यहाँ पर यह मानना है कि अपने राज्य को एक्सपेंड करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंटरनल हैप्पीनेस को इंश्योर करना। ठीक है, तो विग्रह मतलब आप तब वॉर करिए तब सामने वाला क्या हो, वीक हो।
यना यना का मतलब होता है कि आप अपने जो मिलिट्री है उसको तैयार करिए। यदि आपको लग रहा है कि आपका दुश्मन आपके ऊपर अटैक करने वाला है तो आप भी अपनी मिलिट्री को तैयार करिए, लेकिन सीक्रेटली। ठीक है। चौथा नंबर पे आता है आपका आसन। आसन का मतलब होता है जब सामने वाला आपका एनिमी है लेकिन वो अभी कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर रहा, कोई भी वॉर लाइक एक्टिविटीज नहीं कर रहा, तो आप भी मत करिए, आप न्यूट्रल बैठिए। ठीक है। पांचवा आता है आपका संशय। संशय में आप दूसरे अलायंस बनाइए, यानी कि आपका कोई दुश्मन है, आपके ऊपर वो अटैक करने वाला है और आपको लगता है कि आप वीक है। ठीक है। तो आप किसी दूसरे को लेकर, थर्ड पार्टी को साथ में मिलाकर एक अलायंस बनाइए, ताकि आपका जो दुश्मन है वो आपसे डरे। ठीक है। या उसको ये रियलाइज हो कि वो आप पे जब हमला करेगा तो हमले की जो नुकसान है वो उसको भी कहीं ना कहीं चुकाना पड़ेगा। और छठे नंबर पे आता है आपका द्वैधी भाव। द्वैधी भाव का मतलब है, ये स्पेलिंग में यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, ये है द्वैधी भाव। इसका मतलब ये होता है कि दो जने मिलकर, जैसे कि आपने जो अलायंस बनाया है तो आप ए प्लस बी, जैसे कि मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि ए प्लस बी मिलकर किस पे अटैक करेंगे, आपके सी के ऊपर। ठीक है। तो सी तो हार गया। अब ये अलग अलग स्टेट है, ए अलग स्टेट है, बी एक स्टेट है, सी अलग स्टेट है। ए बी साथ में आए और सी को हरा दिया। ठीक है। तो अब मनु क्या कहते हैं कि ए और बी में हमेशा दोस्ती रहनी चाहिए। ठीक है। और कौटिल्य क्या बोलते हैं कि अब इन दोनों में से कोई भी क्या कर लो, एक राजा के लिए अच्छा यही है कि दोनों मिलके इसको हरा दो और बाद में आपसी में एक दूसरे को हरा दो, और फिर इनमें से कोई एक क्या हो जाएगा, एक जीतेगा, वन विन। ठीक है। ये इसके अंदर बता रखा है। ठीक है। तो ये आपको आ गया समझ में। कौटिल्य का ये मानना है कि दो मिलके एक को हरा दो और फिर बाद में पहले वाले को भी हरा दो। और मनु का ये मानना है नहीं, दो मिलके जब आपने हराया है किसी को तो अब साथ में क्या रखो, मित्रता रखो। तो ये हो गई आपकी 6 फोल्ड पॉलिसी पूरी कंप्लीट। ठीक है। अब इसमें लोगों को डाउट आता था कि वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एक राज्य को पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए। तो लाइन से करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जैसी कंडीशन हो वो कंडीशन के अनुसार कर सकता है। पहले आसन भी कर सकता है, पहले द्वैधी भाव भी कर सकता है, पहले संधि भी कर सकता है, जैसी सिचुएशन हो उसके अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना 4 मीन्स ऑफ पॉलिसी। तो 4 मीन्स ऑफ पॉलिसी देखिए, साम दाम दंड भेद। इसको मैं पार्ट 2 के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ शॉर्ट में, लेकिन अब थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कि चैनल का नाम भी है डिटेल में। तो इतना ज़्यादा डिटेल में आपको कोई भी नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पे। कुछ ही ऐसे चैनल हैं जो कि एकदम डिटेल के अंदर बताते हैं, हर एक पॉइंट को जो है वो एकदम बारीकी से क्लैरिफाई करवाते हैं। ठीक है। और डिटेल में चैनल उनमें से एक है। तो अब देखिए, ये चार्ट आपको बनाना है, लेकिन ये चार्ट आपको इंग्लिश के अंदर बनाना है। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको ये हिंदी में बनाना है, यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो ये चार्ट आपको बनाना है लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बनाना है। ठीक है। साम दाम दंड भेद। अब ये होते क्या है, ये जो 4 पॉलिसी है, ये 4 पॉलिसी कौन देंगे, ये 4 पॉलिसी कौटिल्य देते हैं, ये 4 पॉलिसी मनुस्मृति में भी है। और दोबारा से वही बात है कि जरूरी नहीं है कि आप एक एक करके, इसमें तो जो है वो जरूरी है, इसमें मैंने एक गलती कर दी, इसमें जरूरी है कि आप एक एक करके क्या करिए, फॉलो करिए। ये तो लाइन से चलेंगे। जो 6 फोल्ड पॉलिसी है ना, ये लाइन से करें, इसको कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो साम दाम दंड भेद है, ये तो पहले लाइन से करने पड़ेंगे भैया, ये लाइन से ही होते हैं। ठीक है। तो देखिए, साम साम का मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले को एक पीस ट्रीटी में फंसा लीजिए और अपने राज्य का जो है वो बेनिफिट करवा लीजिए, ट्रीटी में उसको फंसा लीजिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए। वो हो गया आपका साम। दाम का मतलब क्या होता है, सामने वाला दुश्मन यदि आपसे मजबूत है तो उसके जो ऑफिसर्स है, उसके जो मिनिस्टर्स हैं, उनको पैसा देके खरीद लीजिए। एक होता है आपका दंड, यानी कि आप जो अटैक कर रहे हैं सीधा सीधा आप उस पर अटैक करिए, या फिर
आप उसको बताइए कि यदि मैं अटैक करने पर आ गया तो आपको क्या-क्या नुकसान होगा। यानी कि आपको फ़ियर ऑफ पनिशमेंट दिखाना है। या तो आप सीधा अटैक करिए वो भी ठीक है, या फिर आपको फ़ियर ऑफ पनिशमेंट दिखाना है। और चौथा, अटैक तो आप तब करेंगे जब सामने वाला कमज़ोर होगा। यदि सामने वाला ताकतवर है तो आप अटैक भी नहीं कर पाएँगे। तो उस कंडीशन में काम आता है आपका भेद। भेद यानी कि 2 दुश्मनों को आपस में लड़वा दीजिए। आपका दुश्मन आपको पता है कि ताकतवर है, तो उसका दुश्मन देखिए कौन है और आपस में लड़वा दीजिए। तो उस दुश्मन की जो ताकत थी वो कम हो जाएगी और फिर आप उस पर अटैक कर दीजिए। ठीक है? तो ये हो गई आपकी 4 पॉलिसी और ये तो लाइन से होते हैं। पहले राजा को साम से काम करना चाहिए, वो काम नहीं आया फिर दाम, फिर वो भी काम नहीं आया दंड, फिर वो भी काम नहीं आया तो भेद। ठीक है? लेकिन जो 6 फोल्ड पॉलिसी थी इसमें कभी भी कौन-सा भी हो सकता है। ठीक है? इसके बाद देखिए आपका पीस में एम्बेसडर, ठीक है? दूत सिस्टम, जो मंडल थ्योरी है ना वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। दूत सिस्टम इसमें देखिए, तो एक दूत की जो एम्बेसडर होता है, भाई राजा है, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक राज्य है, ये दूसरा राज्य है और ये एक तीसरा राज्य है। अब इसका जो एम्बेसडर है, भाई इसका जो एक राजा भी है, लेकिन राजा हर बार यहाँ पे जाना फिर उसको यहाँ पर जाना तो वो मीटिंग नहीं कर पाएगा। जैसे इंडिया के केस में मोदी जी है तो वो जाते हैं, लेकिन हर एक कंट्री में वो जाए ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो एम्बेसडर जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं। तो ये एक फॉरेन मिनिस्टर हो गया, ये यहाँ पर भी जाएगा, ये यहाँ पर भी जाएगा। ऐसे कई प्रकार के क्या होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं। तो जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को दूत कहा जाता है, या फिर उनको जो है अपन एम्बेसडर भी कह सकते हैं। तो एक अच्छे एम्बेसडर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो इसमें बता रखा है। तो एक अच्छा एम्बेसडर हमेशा लॉयल होना चाहिए, ठीक है? पता चले कि वो दूसरे किंग के पास में गया है अपने किंग की बात मनवाने और दूसरे किंग ने उसको पैसा खिला दिया तो वो अपने किंग के अगेंस्ट में ही हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हमेशा लॉयल होना चाहिए अपने किंग के लिए। दूसरा, वो करप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? पता चले दूसरे किंग के पास गया है बात मनवाने के लिए, वहां से जो है एकदम पैसा वैसा मिल गया उसको, अब जो है वो अपने राज्य में आके जो है वो लोगों को भड़का रहा है या राजा के खिलाफ जो है वो साजिश कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो करप्शन नहीं करना चाहिए उसको। तीसरा, उसकी स्ट्रांग मेमोरी होनी चाहिए। भैया कोई मैसेज लेकर जा रहा है, वो उसको जाते जाते वो भूल गया कि मैं मुझे क्या काम दिया था, तो ऐसा एम्बेसडर नहीं होना चाहिए। उसकी एक स्ट्रांग क्लेवर मेमोरी होनी चाहिए। चौथा, वो पोलाइट होना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छी एक लाइन बोली है क्या, कि यदि किसी को वश में करना है तो उसके सामने अमृत रूपी शब्द का इस्तेमाल करिए। वो आपके यदि आपको वश में करना है किसी को तो आप केवल और केवल अपने शब्दों से ही उसको वश में कर सकते हैं। ताकत का इस्तेमाल करेंगे, गुलाम बनाने के, वो चीज़ अलग है, पर वो वश में तो नहीं होगा। लेकिन शब्दों का इस्तेमाल करके आप किसी को वश में कर सकते हो। तो हमेशा वो क्या होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। कौन? एम्बेसडर। पांचवा, शार्प माइंड होना चाहिए उसका, ठीक है? वो जा रहा है, एक तो स्ट्रॉन्ग मेमोरी का पॉइंट आ गया, एक उसका शार्प माइंड होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि यदि ऐसी डिमांड सामने वाला राजा रख रहा है तो इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है और मैं इसको ऐसा क्या करूं कि उसकी बात भी पूरी हो जाए और मैं अपने राज्य का बेनिफिट भी करवा लूं, ठीक है? सेम पॉइंट के अंदर ही सेम बात जो सामने वाला कह रहा है उसकी बात भी हो जाए और मैं अपनी बात, अपने जो राजा की बात है वो भी मनवा लूं। तो ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर दिमाग है, जो कि शार्प माइंडेड है, ठीक है? और छठा, वो एक एजुकेटेड होना चाहिए, क्योंकि उसको अलग अलग जगहों पर जाना है। तो उसके अंदर जो है डिप्लोमेसी जो होती है, डिप्लोमेसी जैसे कि जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई, शार्प माइंडेड, क्लेवरनेस, और अलग अलग उसको लैंग्वेजेस आनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जाएगा एम्बेसडर, ठीक है? तो अलग अलग जगहों पर जाने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस सीखनी जरूरी है और वो उन लैंग्वेजेस में फ्लुएंट हो, ठीक है? एकदम एकदम बढ़िया तरीके से उसको वो स्मूथ बोलना आती हो। पता चले सामने वाले राजा ने कोई ऐसा वर्ड कह दिया और अपने हाँ में हाँ मिला लिया, पता चले वो आपके राज्य के लिए गलत था, ठीक है? तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसको लैंग्वेजेस का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स है। पार्ट नंबर 4 अपन ने मनुस्मृति का डिस्कस कर लिया। अब एक पार्ट आता है आपका एस्पियोनेज बच गया और आपका थ्योरी ऑफ राजमंडल बच गया। तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, ठीक है? ये मनुस्मृति का पार्ट 4 है। यदि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपका दिन शुभ हो। थैंकिंग यू।